फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे बाद में ग्रेट वॉर के नाम से जाना गया, वो किसी एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये तो दशकों के तनाव, कॉम्प्लिकेटेड अलायंसेस और एक तेज ऑलमोस्ट ब्लाइंड नेशनलिज्म का नतीजा था, जो पूरे यूरोप में फैल गया था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप एम्पायर्स का एक टेपेस्ट्री था, जहां हर कोई डोमिनेंस, रिसोर्सेज और प्रेस्टीज के लिए आपस में भिड़ रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इन देशों को बेजोड़ मिलिट्री पावर दे दी थी, जबकि उनकी इंपीरियल एम्बिशंस अफ्रीका और एशिया तक फैली हुई थी, जिससे फ्रिक्शन और राइवलरी पैदा हो रही थी, जो यूरोप में वापस आ रही थी। ये एक ऐसा वर्ल्ड था जो अपनी सांसें थामे हुए था। मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल इंट्रीग और नेशनल प्राइड का एक पाउडर केक, जो एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा था, ताकि एक ऐसा कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्लैग्रेशन शुरू हो जो आखिर में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। इसका इमीडिएट ट्रिगर, वो चिंगारी जिसने फाइनली फ्यूज जलाया, वो था ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन, जो 28 जून 1914 को साराजेवो में हुआ था। वो ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रोन के हेयर थे और उनकी मौत एक सर्बियन नेशनलिस्ट गैव्रिलो प्रिंसिपल के हाथों हुई थी, जिसे एक सीधा अफरंट माना गया। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने पावरफुल एलाई जर्मनी से एम्बोल्डेंड होकर सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, जिसमें इतनी सख्त डिमांड्स थी कि उन्हें मानना लगभग नामुमकिन था। पॉलिटिकल वायलेंस के इस एक एक्ट ने एक कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन शुरू किया, एक डोमिनो इफेक्ट जो अलायंसेस के एक रिजिड सिस्टम से तय हुआ था। रूस खुद को स्लाविक सर्ब का प्रोटेक्टर मानते हुए अपनी वास्ट आर्मी को मोबिलाइज करने लगा, जिससे जर्मनी ने रूस पर और फिर रूस के एलाई फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अलायंसेस का सिस्टम ही वो मैकेनिज्म था जिसने एक रीजनल डिस्प्यूट को एक वर्ल्ड वॉर में बदल दिया। यूरोप दो मेन कैंप्स में बंटा हुआ था। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें मेनली जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बाद में बुल्गारिया शामिल थे। दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स या एंटेंटे, जिसमें शुरू में फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर शामिल थे। बाद में इस कोalition में इटली, जापान और क्रूशली यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हो गए। इन अलायंसेस का मकसद पावर का बैलेंस बनाना और अग्रेशन को रोकना था, लेकिन असल में उन्होंने एक ऑब्लिगेशन पैदा की, एक वादा कि एक पर हमला सब पर हमला होगा, जिससे ये तय हो गया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट तेजी से कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। डिप्लोमेसी और मिलिट्री पोस्टरिंग का ये इंट्रिकेट डांस इंटेंस नेशनलिज्म के अंडरकरंट से फ्यूल्ड था। जर्मनी में अपनी जगह सूरज में बनाने की इच्छा थी। ग्लोबल पावर के लिए एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस के एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस को चैलेंज किया। फ्रांस में 1870 से 71 की फ्रैंको प्रशियन वॉर में ह्यूमिलिएटिंग डिफीट और टेरिटरी के लॉस के लिए रिवेंज या की गहरी इच्छा थी। बाल्कन में एथनिक और नेशनल आकांक्षाओं का एक हॉटबेड, स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहते थे। प्राइड, एम्बिशन और हिस्टोरिकल ग्रीवेंस का ये पोटेंट कॉकटेल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां वॉर को न केवल पॉसिबल माना गया, बल्कि कुछ सर्कल्स में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक जरूरी और ग्लोरीफाइंग टूल भी माना गया। सभी देशों में शुरू में यह बिलीफ था कि ये वॉर एक स्विफ्ट डिसाइसिव अफेयर होगा, क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, जैसा कि पॉपुलर सेइंग थी। ये ऑप्टिमिज्म वेस्टर्न फ्रंट पर बुरी तरह टूट गया, जहां कॉन्फ्लिक्ट एक हॉरिफिक वॉर ऑफ एट्रिशन में बदल गया। उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम का लैंडस्केप सैकड़ों मील तक फैले हुए ट्रेंचेस के एक वास्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से स्कार्ड हो गया, जो नॉर्थ सी से स्विस बॉर्डर तक फैला हुआ था। यह वॉरफेयर का एक नया और डरावाना रूप था। सैनिक इन कीचड़ भरे, रैट इन्फेस्टेड डिचेस में रहते थे, लड़ते थे और मरते थे। लगातार शेलिंग, स्नाइपर फायर और नो मैंस लैंड के डेडली एक्सपेंस में एक सुइसाइडल ओवर द टॉप चार्ज के हमेशा मौजूद खतरे को सहते थे, जो बार्ब्ड वायर और शेल क्रेटर्स का एक डेसोलेट वेस्टलैंड था। ट्रेंचेस में लाइफ मिजरी और डर का एक लगातार चक्र था। फिल्थ और मौत से परिभाषित एक सबटेरेनियन एग्जिस्टेंस में उतरना था। लगातार नमी से ट्रेंच फुट हो जाता था, एक पेनफुल कंडीशन जिससे गैंग्रीन और एम्पुटेशन हो सकता था। लाइस एक परवेसिव टॉर्मेंट थे जो ट्रेंच फीवर जैसी बीमारियां फैलाते थे। रेशंस कम और अक्सर कंटेमिनेटेड होते थे, और डीके की बदबू, चाहे वो अनबरिड बॉडीज से हो या अनसैनिटरी कंडीशन से, इनएस्केपेबल थी। मनोवैज्ञानिक टोल बहुत बड़ा था। आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट की लगातार बहरा कर देने वाली दहाड़ से शेल शॉक होता था,
एक टर्म जिसे सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसे अब हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं, का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था, जिसने अनगिनत सैनिकों को प्रभावित किया, जिससे फिजिकल फाइटिंग खत्म होने के बहुत बाद भी वे टूटे हुए आदमी बन गए। वॉर यूरोप तक ही सीमित नहीं था, ये एक ट्रूली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में लड़ाई होती थी, और इसमें दुनिया भर के एम्पायर्स के सैनिक शामिल थे। ब्रिटिश एम्पायर उदाहरण के लिए अपनी कॉलोनीज पर बहुत निर्भर था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट से 10 लाख से अधिक सैनिकों ने ओवरसीज सेवा की। वेस्टर्न फ्रंट के ट्रेंचेस में, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में और ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में लड़े। इन पुरुषों को अक्सर वॉर के सबसे ब्रूटल थिएटर्स में फेंका जाता था, लेकिन ऐसे एम्पायर के लिए लड़ते थे जिसने उन्हें नागरिकों के रूप में पूर्ण अधिकार दिए थे। उनकी कहानी जो कॉन्फ्लिक्ट की ग्लोबल रीच और उन विविध लोगों को उजागर करती है जिन्हें इस लड़ाई में था। टेक्नोलॉजी का स्पेस जिसने एक क्विक फैक्ट्री को बनाया, इसके बजाय अपने चार्जिंग और फाइटर की फिक्र करने की क्षमता के साथ उनके रिसोर्स को लगभग सोच सकते हैं। जिसमें क्लोरीन, फोस्जीन और मस्टर्ड गैस से एगोनाइजिंग डेथ्स और परमानेंट इंजरीज हुई थी। टैंक्स को ट्रेंच देकर एक क्लोनिंग करने विकसित किया गया था और एयरलाइंस शुरू में रिकॉनेसेंस के लिए उपयोग किया जाता था। जल्द ही एरियल डॉग फाइट्स और बॉम्बिंग रेड्स में शामिल हो गए, जिससे वॉर पहली बार आसमान तक पहुंच गया। ग्रेट वॉर एक टोटल वॉर था, एक ऐसा टर्म जिसका इस्तेमाल एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक नेशन के रिसोर्सेज, इकोनॉमी और पॉपुलेशन का पूरा मोबिलाइजेशन होता है। बैटलफील्ड और होम फ्रंट के बीच का अंतर पहले कभी इतना धुंधला नहीं हुआ था। गवर्नमेंट्स ने अपनी इकोनॉमी पर अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल कर लिया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को वॉर एफर्ट की तरफ डायरेक्ट कर दिया था। वो फैक्ट्रीज जो पहले कॉर्सेट या कैरेज बनाती थीं, उन्हें शेल्स, राइफल्स और यूनिफॉर्म बनाने के लिए रीटूल किया गया। फूड, फ्यूल और दूसरे एसेंशियल गुड्स को सख्ती से रेशन किया गया ताकि फ्रंट पर आर्मी को सप्लाई मिलती रहे। नागरिकों पर प्रोपेगेंडा पोस्टर्स, फिल्म्स और स्पीचेस की बौछार की जाती थी जो उन्हें वॉर बॉन्ड्स खरीदने, रिसोर्सेज बचाने और बढ़ती कैजुअलिटीज और कठिनाइयों के बावजूद अपनी देशभक्ति बनाए रखने का आग्रह करते थे। वॉर ने सोसाइटी में महिलाओं की भूमिका को ड्रामेटिकली बदल दिया। लाखों पुरुषों के लड़ाई में जाने के कारण महिलाओं ने उन जॉब्स में कदम रखा जिन्हें पहले पुरुषों का एक्सक्लूसिव डोमेन माना जाता था। उन्होंने म्यूनिशंस फैक्ट्रीज में काम किया, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को हैंडल करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली, जिससे अक्सर उनकी स्किन पीली हो जाती थी और उन्हें कैनेरी गर्ल्स का निकनेम मिला। उन्होंने फ्रंट लाइंस के पास नर्स के रूप में सेवा की, बैटल के हॉरिफाइंग आफ्टरमैथ को फर्स्ट हैंड देखा। उन्होंने फार्म्स पर, ट्रांसपोर्ट में और सिविल सर्विस में काम किया, जिससे देश चलता रहा। इस वाइटल कंट्रीब्यूशन ने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया और कई देशों में, जिसमें ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल थे, विमेन्स सफरेज मूवमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट था, जिससे वॉर के बाद के सालों में हार्ड वन वोटिंग राइट्स मिले। इंडिया के लिए वॉर का गहरा और कॉम्प्लेक्स इंपैक्ट पड़ा। इंडियन सोल्जर्स और रिसोर्सेज का बहुत बड़ा योगदान था। सबकॉन्टिनेंट ने केवल मैन पावर ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में फूड, टेक्सटाइल्स और रॉ मटेरियल्स भी दिए। हालांकि इस सपोर्ट की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंडियन इकोनॉमी पर दबाव पड़ा और वॉर एफर्ट को फंड करने के लिए टैक्सेज बढ़ा दिए गए, जिससे बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ। पॉलिटिकल रूप से वॉर एक टर्निंग पॉइंट था। कई इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने शुरू में वॉर का सपोर्ट किया, इस उम्मीद में कि इंडिया की लॉयल्टी को ग्रेटर डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस या से रिवॉर्ड मिलेगा। जब वॉर के बाद ये उम्मीदें ज्यादातर पूरी नहीं हुई, तो इसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक नए और अधिक असर्टिव फेज को बढ़ावा दिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जैसे फिगर्स ने किया। वॉर का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर्स से कहीं आगे तक फैला हुआ था।
जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस के कल्चरल फैब्रिक में भी घुस गया। यंग मैन की एक जनरेशन हो गई जिससे एक डेमोग्राफिक वॉइड और ग्रीफ का एक कलेक्टिव सेंस पैदा हुआ जो दशकों तक बना। इस लॉस को आर्ट, लिटरेचर और पोइट्री में एक्सप्रेस किया गया, जैसे विल्फ्रेड ओवेन और सीगफ्रीड सैसून ने उन हॉरर्स के बारे में रॉ अनफ्लिंचिंग ऑनेस्टी के साथ लिखा जो उन्होंने देखे थे, जिससे ग्लोरी और हीरोइज्म के रोमांटिक प्री-वॉर नोशंस टूट गए। होम फ्रंट पर सैक्रिफाइस और लॉस के शेयर्ड एक्सपीरियंस ने कुछ जगहों पर नेशनल आइडेंटिटी की एक नई भावना पैदा की, जबकि दूसरी जगहों पर वॉर एफर्ट के इमेंस स्ट्रेन से सोशल अनरेस्ट, स्ट्राइक्स और रूस के मामले में एक फुल ब्लोन रिवॉल्यूशन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नवंबर 1918 में एंड होने से वो लास्टिंग पीस नहीं आया जिसकी इतनी उम्मीद थी। ये कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल पावर्स के कोलैप्स के साथ खत्म हुआ, जो 11th आवर, 11th डे, 11th मंथ को साइन किए गए आर्मिस्टाइज में कल्मिनेट हुआ। जो वर्ल्ड उभरा वो फंडामेंटल और इरेवोकेबली बदल गया था। 4 महान एम्पायर्स, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रशियन और ऑटोमन धूल में मिल गए थे, जिससे यूरोप और मिडिल ईस्ट का एक नया और अनसर्टन मैप बन गया था। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए नेशंस इन पुराने एम्पायर्स की राख से पैदा हुए, जिनकी बॉर्डर्स पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में विक्टोरियस पावर्स द्वारा खींची गई, अक्सर ग्राउंड पर एथनिक और कल्चरल रियलिटीज की परवाह किए बिना। 28 जून 1919 को साइन की गई ट्रीटी ऑन वर्साय, फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन के ठीक 5 साल बाद प्राइमरी पीस सेटलमेंट थी। हालांकि इसे अक्सर एक विक्टर की पीस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ट्रीटी ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई, उसे इनफेमस वॉर गिल्ट क्लॉज के माध्यम से वॉर की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जर्मनी से उसकी कॉलोनीज छीन ली गई, उसकी मिलिट्री को सेवियरली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और उसे क्रिपलिंग रेपरेशन पेमेंट्स का बोझ उठाना पड़ा। जबकि भविष्य में जर्मन एग्रेशन को रोकने का इरादा था, इन प्यूनिटिव मेजर्स ने जर्मनी के भीतर गहरी रिजेंटमेंट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स के उदय के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई, जिनमें सबसे नोटेबल नाजी पार्टी थी एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में, जिसने बाद में ट्रीटी को एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल के रूप में इस्तेमाल किया। वॉर के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा समर्थित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। इसका प्राइमरी गोल कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट और निगोशिएशन और आर्बिट्रेशन के माध्यम से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के माध्यम से भविष्य के वॉर्स को रोकना था। यह एक क्रांतिकारी विचार था, शांति बनाए रखने के लिए एक ग्लोबल बॉडी बनाने का पहला प्रयास। हालांकि लीग शुरू से ही क्रिटिकली वीकेंड थी। यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट ने ट्रीटी ऑन वर्साय को रैटिफिकेशन करने से मना कर दिया और इस तरह अमेरिका कभी भी अपनी ही क्रिएशन में शामिल नहीं हुआ। दुनिया के सबसे पावरफुल नए नेशन की भागीदारी के बिना और अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स की कमी के कारण लीग की अपने रेजोल्यूशंस को एनफोर्स करने की क्षमता सीवियरली लिमिटेड थी। ग्रेट वॉर की लेगेसी प्रोफाउंड और ट्रैजिक आयरनी की है। इसे सभी वॉर्स को खत्म करने के लिए वॉर के रूप में लड़ा गया था। फिर भी इसके फ्लॉड और प्यूनिटिव पीस सेटलमेंट में सिर्फ 2 दशक बाद एक और भी डेवस्टेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी। वॉर ने एक जनरेशन को तबाह कर दिया, दुनिया का नक्शा फिर से खींचा और नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशन और आइडियोलॉजी की पावरफुल नई ताकतों को अनलीश किया। इसने यूरोपीय ग्लोबल डोमिनेंस के डिक्लाइन को तेज किया और एक वर्ल्ड पावर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के उदय को चिह्नित किया। इस कॉन्फ्लिक्ट की अनकही कहानियां सिर्फ बैटल्स और ट्रीटीज की कहानियां नहीं हैं, बल्कि इमेंस ह्यूमन कॉस्ट, शैटर्ड इल्यूजन्स और गहरी अनरिजॉल्व्ड टेंशंस की है, जो 20th सेंचुरी और उसके बाद के कोर्स को शेप देती रहेंगी।